ये हमने एक और किट बनाई है जिसकी हेल्प से हम कैपेसिटर्स के बारे में जानेंगे कि बेसिक पर्पस क्या होता है कैपेसिटर का और किसी सर्किट में वो कैसे यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें हम एलईडी और रेजिस्टेंस के बारे में भी सीखेंगे क्योंकि ये भी इस सर्किट के पार्ट्स हैं। देन एक पावर सप्लाई हमने यूज़ किया है और स्विच यूज़ किया है, तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा की कंपोनेंट है इसका वो कैपेसिटर है। ये कैसे वर्क करता है और किसी सर्किट में एक कैपेसिटर का क्या क्या रोल हो सकता है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारी जो सर्किट है उसमें सारे कंपोनेंट्स हैं या नहीं। इस सर्किट में हमारी तरफ से आपको कुछ मैनुअल्स मिलेंगे। मैनुअल्स में एक कंपोनेंट लिस्ट मिलेगा जिसकी हेल्प से आप इजीली कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे, आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट में जितने भी इस किट में जितने भी कंपोनेंट्स यूज्ड होंगे वो उनकी ये कंप्लीट लिस्ट है और हर एक कंपोनेंट की डिटेल इसमें दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट नेम है, इनकी क्वांटिटी है, प्लस यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं। सिंबल्स की हेल्प से आप इजीली ये देख सकते हैं कि इस सर्किट में किस पॉइंट पे कौन सा कंपोनेंट लगा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे S1 स्विच है हमारा, तो इसमें आप सर्च कर लेंगे S1 जो है स्विच ऑन ऑफ स्विच है, तो ये स्विच जो है वो हमें यहाँ लगानी है। इसी तरह से सारे कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप एक बार मैच करा लेंगे कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक 9 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं ये इसका पार्ट है, तो ये बैटरी है, प्लस एक कैप होगा, कैप है हमारे पास। देन एक ऑन ऑफ स्विच, 2 वे स्विच की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए हमने वायर यूज़ किया है, तो यहाँ नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। आप चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि 2 वे स्विच इस बोर्ड पे लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसकी जगह वायर यूज़ कर लिया है। देन कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड का, तो वो हमने यहाँ यूज़ किया है। देन एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का, तो वो हमारे पास है। आप रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे हर एक कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमें आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे कलर कोडिंग देखनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज कलर कोडिंग से हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो बैंड्स हैं हमारे 1 किलो ओम के वो ब्राउन, ब्लैक एंड रेड, यानी जो फर्स्ट बैंड है वो ब्राउन है, सेकेंड बैंड इज ब्लैक एंड द मल्टीप्लायर वन इज रेड। सो ये जो रेजिस्टेंस है हमारा वो ब्राउन, ब्लैक, रेड के कलर कोड में होगा। तो आप इस पे देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है इसका कलर कोड ब्राउन, ब्लैक और रेड है। इसके अलावा एलईडी हमें यूज़ करनी है एक, तो एलईडी को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सिंबल दिया हुआ है, एक इमेज भी है, तो ये हमारी एलईडी है। देन कुछ वायर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे जो कि इनकी वायरिंग करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो इस लिस्ट से हमने देख लिया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे पास जो हमें यूज़ करने हैं। इसके अलावा एक मल्टीमीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें रेजिस्टेंस को चेक करना है तो हम इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मल्टीमीटर है इसमें ये रेजिस्टेंस वाली बैंड है, तो इसमें आप अगर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको आइडिया है 1 किलो ओम है, तो यहाँ पे हम 20 या 2K तक सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी सेट करेंगे तो ओवरलोड शो करेगा वो अगर ज़्यादा है तो इसको हमने चेक किया, आप देख सकते हैं 0.9 ऑलमोस्ट 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो ये मल्टीमीटर भी हमें हमारे पास होना चाहिए जिससे हम इजीली इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं जल्दी। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने चेक कर लिए, सारे कंपोनेंट्स हैं, प्लस जो टूल हमें रिक्वायर्ड है वो भी है हमारे पास। आप चाहें तो एक वायर कटर भी यूज़ कर लेंगे। वायर कटर की ज़रूरत पड़ती है जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कट करने के लिए, यानी जो इसके पिन्स हैं या फिर जो वायर्स हम यूज़ करेंगे इसके बैक साइड में वो सारे कट करने के लिए एक वायर कटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मिनिमम
टूल्स और कंपोनेंट्स हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे। और इसमें इसके अलावा आप एक और हमारा वीडियो देखेंगे जिसमें आपको जो वीडियो आपको प्रोवाइड भी किया गया होगा उसमें हमने बताया है कि ये सारे कंपोनेंट्स इस बोर्ड पे कैसे माउंट होंगे और कैसे उसको हमें यूज़ करना है। यानी आपको जो शीट मिलेगी उसमें एक शीट जो होगी वो ये सर्किट डायग्राम होगा। सर्किट डायग्राम को आप इस पे पेस्ट कर लेंगे अपने बोर्ड पे और उसके बाद जो पॉइंट्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वहाँ पे ड्रिल करके इसे लगा लेंगे। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप दूसरे वीडियो को में देख सकते हैं हमने कैसे इसको बनाया है। अब इसको हम सर्किट को थोड़ा समझेंगे कि सर्किट हमारी कैसे वर्क कर रही है। तो सबसे पहले आप हम सर्किट डायग्राम ही देख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है जो कि एग्जैक्टली वही डायग्राम है, इसमें कंपोनेंट्स नहीं लगे हैं। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। सबसे पहले तो वो हम समझेंगे कि बैटरी का जो सिंबल होता है ऐसा होता है जैसा आपको दिख रहा है। ये साइन इंडिकेट करता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देन ये स्विच है यानी ये ऑन ऑफ होगा, ये ओपन या क्लोज हो सकता है यहाँ से। तो बैटरी बेसिकली यूज़ की जाती है पावर सप्लाई को, यानी किसी भी सर्किट को पावर अप करने के लिए। यानी यहाँ पे हमने एक बैटरी यूज़ की है 9 वोल्ट की, तो इसको हम आप कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं 9 वोल्ट का या 12 वोल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि जो मैक्सिमम रेंज है, वोल्टेज रेंज जिसमें हमारी सर्किट वर्क करेगी, मिनिमम मैक्सिमम पता होना चाहिए, उस रेंज में आप कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 9 वोल्ट की बैटरी इसलिए यूज़ की क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसको हम आप चाहें तो बैटरी को एक बार चेक भी कर सकते हैं, जो करंट वोल्टेज है बैटरी का वो कितना शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि 9 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 9 वोल्ट शो कर रहा है। इट मीन्स कि हमारी बैटरी सही है, परफेक्टली वर्क कर रही है। इसके अलावा जो स्विच है, स्विच का काम होता है पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करना। तो ये हमारा स्विच है, तो इसको आप देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं जब हम इसे ऑन करते हैं, और ऑफ करने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप मल्टीमीटर से इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को हम कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर रखेंगे और सबसे पहले हम बीप टेस्ट करेंगे। ये मल्टीमीटर हमारा सही वर्क कर रहा है। अब हम चेक करेंगे इस स्विच को, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है अभी। फिर हमने इसे ऑन किया और इसको फिर ये आपने देखा कि ये कॉन्टिन्यूस हो गया है, यानी स्विच हमारी ऑन हो गई है। इसके अलावा कैपेसिटर है। कैपेसिटर को आप देखेंगे कि ये 1000 माइक्रोफैराड का इसमें पोलैरिटी होती है, यानी जो बड़ा वाला लेग होता है पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव आप माइनस साइन देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हमें चेक करने की जरूरत, इस मल्टीमीटर से हम चेक नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू सिंपली देख सकते हैं, 1000 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिया। एलईडी को भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एलईडी जो है वो इसी कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे ही ग्लो करनी चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। जो रेड वाला है वो बड़े वाले लेग पे आएगा। एलईडी के 2 पॉइंट होते हैं, ये एनोड होता है जो बड़ा वाला लेग होता है, छोटा वाला कैथोड होता है। बेसिकली एलईडी का काम जो होता है वो इंडिकेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रही है जब हम ऑन करते हैं, तो ये ग्लो कर रही है, यानी एलईडी भी हमारी सही है। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट को हमने चेक भी कर लिया। अब इस सर्किट में हम देखेंगे क्या रोल है इन कंपोनेंट्स का। यहाँ पे एक हमारे इस सर्किट में आप देखेंगे जो वर्किंग है, यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे तो बेसिकली इसमें 2 लूप आप देख सकते हैं। लूप मीन्स एक कंप्लीट पाथ सर्किट का। अगर इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर दें तो ये एक पाथ बन जाएगा। स्विच अगर ऑन है तो ये सब पाथ बन जाएगा। यानी इस पाथ के थ्रू क्या होगा कि कैपेसिटर जो है हमारा, ये कैपेसिटर, इसमें 2 ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव। ये आप देख सकते हैं ये एक कर्व बना हुआ है, नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप कैपेसिटर लगाते समय भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा।
तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्लियरली देख के लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा पाथ बनेगा सर्किट का वो कुछ ऐसा बनेगा कि करंट हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। हम इस एरो को ध्यान नहीं देंगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला पॉइंट या तो यहाँ से कनेक्ट होगा या फिर यहाँ से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो एक कंप्लीट पाथ बन रहा है हमारा, ये चार्जिंग लूप है, क्योंकि इस पाथ के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होगा। चार्जिंग का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज को स्टोर कर लेता है। बेसिकली जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। कोई भी चीज़ अगर चार्ज स्टोर कर लेती है, इट मीन्स कि वो उसने एक एनर्जी स्टोर कर ली, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर ली, जो कि वो चार्ज जब डिस्चार्ज होगा तो उसको वो बाहर आएगा। तो उस कंडीशन में जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो फिर हम देखेंगे कैसे डिस्चार्ज होता है। तो कैपेसिटर का जो चार्जिंग कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी जो फार्मूला होता है हमारा, चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर है हमारा, इसका कैपेसिटेंस 1000 माइक्रोफराड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1000 माइक्रोफराड है और ये इलेक्ट्रोलिटिक है, क्योंकि हायर वैल्यूज के जो कैपेसिटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक ही होते हैं और उनमें वोल्टेज रेंज भी काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 माइक्रोफराड का 25 वोल्ट का कैपेसिटर है हमारे पास। तो ये 25 वोल्ट ही मैक्सिमम बियर कर सकता है, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगा इससे ज़्यादा वोल्टेज हम लगाएं। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 9 वोल्ट ही है। तो ये 9 वोल्ट जो है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस हम लगाएंगे। तो ये जो चार्ज होगा वो 1000 माइक्रोफराड इंटू 9 यानी 9000 माइक्रो कूलम। अगर क्या चार्ज की बात करें तो 9000 माइक्रो कूलम से चार्ज हो जाएगा, यानी इतना चार्ज ये स्टोर कर लेगा। अगर हम इंडेफिनेटली टाइम, इंडेफिनेटली मीन्स थोड़ी देर के लिए, आप कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, अगर 8-10 सेकंड के लिए भी इसको लगा के रखेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। यानी इस ड्यूरेशन में कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा और एक थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो होगी जिस ड्यूरेशन में कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा। इसके बाद जब हम इस कैपेसिटर को यहाँ से जब इस पॉइंट को हम इस यहाँ ले आएंगे, यानी S2 को जब इधर लाएंगे हम, तो जो चार्ज कैपेसिटर है, ये सारे चार्ज अभी क्या है कि ये चार्ज स्टोर्ड है इस प्लेट पे। इसमें 2 प्लेट, इनको हम प्लेट की तरह समझ सकते हैं कि इनके 2 प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव। तो क्या जो चार्ज हैं अभी, जो चार्जेज इस पे स्टोर्ड हैं, उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि इधर से ऑलरेडी पॉजिटिव वोल्टेज है और इधर नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी जो फोर्स लग रहा है इनके ऊपर, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस कंडीशन में ये चार्ज जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं इससे। लेकिन जब हम इस पॉइंट पे लाएंगे तो क्या होगा कि ये कैपेसिटी, जो चार्ज है, उनको एक दूसरा पाथ मिल जाएगा जिसमें कोई यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे एक कंप्लीट पाथ मिल जाएगा और जितने भी चार्ज हैं वो सारे इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेंगे। यानी तब तक डिस्चार्ज होंगे जब तक एक मिनिमम चार्ज स्टोर नहीं हो जाता है इस पे। यानी इसका जो वोल्टेज है वो कम होता जाएगा, तब तक कम होगा जब तक कि यहाँ से करंट फ्लो होनी बंद नहीं हो जाती। यानी फिर उसके बाद से जो चार्जेज हैं उनको, वो उतने पावरफुल नहीं है कि इसके थ्रू डिस्चार्ज हो पाए। तो उस कंडीशन में इसकी डिस्चार्जिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो जो टाइमिंग होता है कैपेसिटर का, जो डिस्चार्ज होने का टाइम होता है या चार्ज होने का टाइम होता है, वो RC से डिनोट किया जाता है, यानी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटेंस। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। ये एक्चुअली 0 नहीं है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम अगर आइडियली माने तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इट मीन्स कि ये जैसे हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे वैसे ही चार्ज हो जाएगा, क्योंकि चार्जिंग टाइम हमारा T=RC है, तो R = 0, तो ये चार्ज होने का टाइम ऑलमोस्ट 0 है। लेकिन जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्ज होने के टाइम C/R, R का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी C1/R1। अब ये C1/R1 जो है, ये टाइम है जिसमें ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने के टाइम में एक करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने की वजह से ये LED हमारी ग्लो करेगी। तो ये LED तब तक ग्लो करेगी जब तक ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, यानी जो टोटल चार्ज है वो जब तक फुली डिस्चार्ज नहीं हो जाते हैं, यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जब तक यहाँ नहीं आ जाता है, तब तक ये डिस्चार्ज होता रहेगा और LED हमारी ग्लो करती रहेगी। धीरे धीरे LED की इंटेंसिटी आप देखेंगे कम होती जाएगी। तो इस तरह से
हम देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर हमारा इधर से डिस्चार्ज होगा, एलईडी ग्लो करेगी। यहाँ पे हम एक सीरीज में रेजिस्टेंस एक कम वैल्यू का लगाते हैं जिससे कि हमारी एलईडी ख़राब ना हो। अगर हम डायरेक्ट लगा दें तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, तो उस कंडीशन में एलईडी हमारी डैमेज हो सकती है। तो इस सर्किट को हम देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है सर्किट। अभी आप देख सकते हैं जब हम पावर ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद इसको हम इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, यानी अभी इस ड्यूरेशन में जो है वो करंट फ्लो हो रही है और बेसिकली वो चार्ज हो चुका होगा और ये एलईडी अभी ग्लो नहीं कर रही है, लेकिन हम जैसे इस पॉइंट पे लाएंगे आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो हुई फिर ऑफ हो गई। फिर से हम चार्ज कर सकते हैं इसको, फिर से हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसको हमने चार्ज किया, उसके बाद आप देख सकते हैं ये डिस्चार्ज हो रहा है। ये हमने चार्ज किया, ये डिस्चार्ज हुआ, फिर से हमने चार्ज किया, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हमारा ये दोनों चलता है। आप देखेंगे चार्जिंग टाइम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर हमने थोड़ी देर के लिए भी सर्किट पे टच करा दिया तो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन डिस्चार्ज होने का टाइम बहुत कम, बहुत उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक आर की वैल्यू वहाँ पे आ रही है। तो इस सर्किट का यूज हम टाइमिंग को भी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कोई टाइमिंग पल्स जनरेट करनी है, डिले प्रोड्यूस करना है किसी सर्किट में, तो उसमें आरसी सर्किट का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है।